चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने में है, इसमें से कोई एक ही सुमेलित है, 3 जो है वो असुमेलित है, असंबद्ध है। आपको देखना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा है। बहुत ही क्वेश्चन जो है ये जेंडर रूढ़िवादिता की भूमिका, जिसको स्टीरियो टाइप कहते हैं, इसका संबंध गैर पारंपरिक से है। लिंग, इसका संबंध परंपरागत सोच से है। लैंगिक समानता, इसका संबंध जैविक अंतर से है। या जेंडर जो है वो सामाजिक अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। सब में लिंक भेज तीनों में। ठीक, चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं। आंसर आ गया डी। वाह क्या बात, क्या बात, वाह एकदम सही जवाब। बहुत लोगों का जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, हाँ जवाब से बहुत संतुष्ट हैं। देखिए है क्या, जेंडर रूढ़िवादिता या भूमिका, जिसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, इसका संबंध जो है ये हमारा किससे है, परंपरागत सोच से है। ठीक है, हाँ, और ये जो लिंग है यह बता देता है किस चीज को, जैविक अंतर को, है ना। और लैंगिक समानता की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए होता है, लैंगिक समानता किससे हो जाएगा, गैर पारंपरिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों जो है हमारा क्या है, गलत है। और सही हमारा क्या है, सही हो गया हमारा ये वाला आंसर सही है। बहुत लोगों का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, हम सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है हमारा क्या है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उससे कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है बच्चों में चिंतन के बाद भाषा का विकास होता है ना। ये तो सही है कि पहले चिंतन का विकास होगा और उसी के आधार पर किसका विकास होगा, हाँ। चलिए दूसरा है विकास अधिगम में सहायक होता है। बिल्कुल, ये जो हमारा विकास है, विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है। इसी के आधार पर ना, आयु के आधार पर जीन पियाजे ने इसको 4 भागों में बांटा था। हाँ, जिससे हमारा क्या होता है, अधिगम, जैसे जैसे बड़े होते हैं अधिगम की क्षमता क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो ये भी तो सही है, ये भी सही, ये भी सही। बच्चों में संरक्षण के गुण से पहले चिन्ह और प्रतीक की समझ विकसित होती है। हाँ, संरक्षण जो है यह किस अवस्था से संबंधित है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था से संबंधित है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। और चिन्ह या प्रतीक जो है ये किस अवस्था से संबंधित है, ये दूसरी अवस्था से संबंधित है, दूसरी अवस्था से संबंधित है, जिसको क्या कहते हैं, हाँ प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक। तो ये भी हमारा क्या है, सही ही है। तो निश्चित है कि चौथा क्या होगा, गलत होगा। देख लेते हैं क्या है, बच्चों में भाषा का विकास व्यक्तिगत वार्ता से आरंभ होती है, ये गलत है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके साथ जाएगा, वाइगोस्की के साथ जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। वाह, लगभग सभी लोगों का सही जवाब, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसका मतलब है 3 कथन सही है वाइगोस्की के अनुसार, एक कथन जो है वाइगोस्की के साथ नहीं है। चुनना है कौन सा कथन जो है वो वाइगोस्की के साथ नहीं है।
आ गया है आंसर, बहुत लोगों का आया है। चलिए, सबका सब आंसर आ रहा है, किसी का ए, किसी का डी, किसी का बी। चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिए। वाह क्या बात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना जनरल आपको बुक में मिलेगा नहीं, नहीं मिलता है। ठीक है, ये अप टू डेट जो है क्वेश्चन जो है ये बना हुआ है, और इस तरह के प्रश्न आपको कहीं भी खोजिएगा ना नहीं मिलेगा। और यही के अनुसार विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। पहला ऑप्शन जो दिया है कि बच्चों में विकास बाहर से अंदर की तरफ होता है। ये क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़े हैं कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया पे जोर दिया था। अर्थात बच्चे का जो विकास होता है वो शुरू कहाँ से होगा, परिवार से, और उससे वो क्या जाएगा बाहर, है ना। हाँ, तो वो जो है विकास का जो स्वरूप होता है वो किधर से किधर की ओर होगा, अंदर से बाहर की बाहर से अंदर, क्या अंदर से बाहर की ओर होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाहर से अंदर की प्याजे के साथ। देखिए दोनों क्वेश्चन इसी में है। अगर अधिगम विकास में सहायक है तो वो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, और कहेगा विकास अधिगम में सहायक है तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, पियाजे का। ठीक है, तो ये तो सही था ना वाइगोत्स्की के अनुसार। बच्चों में भाषा का विकास चिंतन से पहले होता है, सही है क्या, पहले भाषा उसके बाद तो विकास के अनुसार, ये वाइगोत्स्की के अनुसार सही है। तीसरा कहता है किसी भी योग्य व्यक्ति का सहयोग विकास को प्रभावित करती है। नहीं, योग्य या प्रवीण या दक्ष व्यक्ति का जब सहारा लेते हैं, सहयोग लेते हैं, तो उसी को इसके फोल्डिंग कहते हैं ना। तो ये तो बिल्कुल इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, पाइट, मचान, है ना। तो ये तो होगा ही होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो था वो वाइगोत्स्की के अनुसार सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का था। अगला क्वेश्चन है, देखिए सामाजिक समझौता, सामाजिक, ये ऊपर नहीं, सामाजिक समझौता कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था से संबंधित है। जवाब तो एकदम इतना जल्दी जल्दी आ रहा है, क्या बात। 23 आंसर अभी तक आ गए, वाह इतना फास्ट, इतना जल्दी, वाह। सामाजिक समझौता कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था से संबंधित है। अच्छा, बी, सी, डी, ए भी है। चलिए, हाँ, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उसने बताया था कि नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में, है ना, बांटा था। और इसमें से आपको सवाल लिया है ना, सामाजिक समझौता, सोशल कंप्रोमाइज, ये जो है किस अवस्था के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो सोशल कंप्रोमाइज है ये सबसे उच्च अवस्था के अंतर्गत होता है ना। और सबसे उच्च अवस्था में, 3 अवस्था में सबसे उच्च अवस्था कौन सा है, उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत ऑप्शन में है कहीं पर, नहीं है, बिल्कुल है, ठीक से देखिए, पश्च परंपरागत ही ना है। हाँ, पश्च को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोस्ट, ठीक है। तो यही हो गया उत्तर, उत्तर कहिए या फिर इसी को आप क्या कहिएगा, हाँ नया वर्ड था तो यही तो सीटेट माहिर है इसमें। सीटेट तो इसी के लिए जाना जाता है। आप जो प्रीवियस ईयर रट्टा मार के, जो यहाँ रट्टा मार के लोग जाते हैं, वहाँ कहते हैं सर ये तो था ही नहीं सर प्रीवियस ईयर में, कहाँ से रहेगा बाबू, शब्द शब्द का तो खेला है, भाषा का तो खेला है। हाँ, सब कुछ पढ़ लिख लिए, वहां कहेगा टकराइबे नहीं किया सर। कैसे आप टकराना सिखाए कि हम टकराइबे नहीं किए, ये परेशानी हो जाएगा ना। पूरा टकराता है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कंटेंट वही रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, आंसर हमारा क्या होगा,
सी हो जाएगा पश्च परंपरागत अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? इसका मतलब 3 कथन गलत है भाई, एक कथन इसमें सत्य होगा। देख लीजिए कौन सा कथन है। वही है, कोहल वर्ग का है, कोहल वर्ग से ही सवाल आया है, थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। 3 गो गलत है, एक ही सही है। हाँ आंसर ठीक से, वाह 27 आंसर आ गया और 27 जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा 27 से जुड़े हुए। डी डी ए ए ए ए। चलिए चलिए बताते हैं। देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आपको देखना है, अपने अनुसार नहीं देखना है, कोहल वर्ग के नजर से आपको देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोहल वर्ग के परंपरागत नैतिक उन्मुक्ता अवस्था में के अनुसार सामाजिक नियम जो होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आपको हमने बताया था कि परंपरागत है, जो चीजें परंपरा से चली आ रही हैं वो आज भी विद्यमान है और 100 साल के बाद भी विद्यमान रहेंगी, इसलिए तो वो परंपरागत है। तो वो जब विद्यमान रहेंगी तो परिवर्तनशील कैसे होंगी? गलत हो गया ना, बिल्कुल ये आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है नैतिक तर्कना के आधार पर नैतिक दुविधा का विकास होता है, ये ठीक उल्टा लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था। हाँ, नैतिक दुविधा के आधार पर नैतिक तर्कना का विकास होता, अगर ये लिखा रहता तो ये सही हो जाता है ना। हाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है द्विदिशात्मक व्यवहार के बिना साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखता का विकास संभव नहीं है। द्विदिशात्मक व्यवहार का मतलब हो गया कि आपको साधनात्मक उन्मुखता, जिसमें क्या होता है? बराबरी का लेन देन होता है। क्या होता है? बराबरी का, हाँ जैसे को तैसा, बराबरी का लेन देन जो है इसी को क्या कहते हैं? साधनात्मक सापेक्षिक उन्मुखता कहते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे कोहल वर्ग के साथ जा रही है, नहीं ये सही है, बिल्कुल ये सही है। चौथा भी देख लेते हैं, कहता है सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता का मुख्य आधार बहुमत नहीं होता है। ये गलत है, बहुमत होता है ना, पढ़ाए थे ना कि लोकतंत्र पर आधारित बातें जो हैं वो आपको सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता के अंतर्गत आता है ना। हाँ, जिस नियम और कानून को हमारा बहुमत, हमारी अधिकांश जनसंख्या स्वीकृति देती है वही नियम सही है, कुछ लोगों के चाहने से नहीं होता है। तो बिल्कुल ये लोकतंत्र के अनुसार है, इसलिए ये जो है हमारा नहीं हो पाएगा। यहाँ कह रहा था नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अगर सीधा नहीं हटा दें तो आंसर ये भी होगा। अच्छा अच्छा, ओ चलिए, फिर भी बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही बेहतर प्रयास, क्या बात, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। चलिए आ गया क्वेश्चन, देखिए निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन चुनना है आपको, इसका मतलब 3 कथन सही है, एक कथन गलत है इसमें। देखिए बुद्धि के बारे में है, बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था इंटेलिजेंस के बारे में, उसके बारे में है। कहता है कि बुद्धि के 3 श्रेणी होते हैं। आंसर तो बहुत सारे लोग दिए हैं, क्या बात। वेरी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आंसर दीजिए, गुड इवनिंग से काम नहीं चलेगा, आंसर दीजिए।
चलिए, पहला ऑप्शन है आपको कि बुद्धि के 3 श्रेणी होते हैं, मूर्त, अमूर्त या सामाजिक। श्रेणी का मतलब देखिए, श्रेणी का मतलब क्या होता है? प्रकार भी तो होता है। श्रेणी का मतलब क्या होता है? प्रकार। तो आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार की चर्चा की? 3 प्रकार की चर्चा की थी ना, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ये तो हमारा सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यही देख के मारे थे और यहां नहीं दिखा था आपको कुछ? अच्छा, यहां भी देखना है, यहां भी देखना है, यही वाला तो मेन होता है ना। हाँ, यहां भी नजरें हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए जरूर देखिए। चलिए, हाँ, दूसरा पढ़ते हैं, अनुमानिक और व्यवहारिक, है ना। 3 घटक का मतलब 3 कारक होते हैं। त्रिकारक सिद्धांत जो है, ये देखिए 3 घटक। इसमें से आपको स्टर्न महोदय का के अनुसार जो है, विश्लेषणात्मक घटक, अनुमानिक घटक और व्यवहारिक घटक होते हैं, और इस पर समर्थन स्टर्न महोदय ने किया था। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? सही है। चलिए, अब है कि बुद्धि के 3 कारक होते हैं, है ना, और वो है सामान्य, विशिष्ट और सामाजिक। स्पीयरमैन का ये नहीं है, स्पीयरमैन का ये नहीं है। स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक की चर्चा किया है। सामान्य कारक को क्या कहते हैं? जी कारक, और विशिष्ट कारक को क्या कहते हैं? एस कारक। इसकी चर्चा किसने किया है? स्पीयरमैन ने। ये सामाजिक की चर्चा किसने किया है? सामाजिक की चर्चा किसने किया है? यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक, थॉर्नडाइक, इसलिए ये वाला क्या है? सी आंसर क्या है? गलत है। और तीसरा ऑप्शन, चौथा भी पढ़ लेते हैं, ये भी जानकारी के लिए जरूरी है। ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत यूजफुल होगा आपको। एक साथ ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में ये कंटेंट ही है ना। इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत वीवीआई हो रहेगा। नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट अभी कर लीजिएगा तो हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा। ठीक है। हाँ, देखिए चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कहता है बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। ये सामान्य अवधारणा है ना। बुद्धि का जो यूज होता है वो हम 3 तरीके से करते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, फंक्शनल होगा, स्ट्रक्चरल होगा और ऑपरेशनल होगा। ठीक है, तो ये 3 होते हैं पक्ष। ये भी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, जहां पे बाबू दिक्कत होगा जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, परेशानी होगा, हर बीमारी का इलाज होता है यहाँ। ठीक है, जड़ से इलाज होगा। बोलिए, क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सा असंगत है या असंबद्ध है? हाँ, मतलब बेमेल है। इस चारों में से कोई 3 एक साथ समानता रखता है और एक अलग अलग है। चारों में से एक अलग है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए, बहुत क्वेश्चन है। वाह, सबका आंसर लेकिन अलग अलग आ रहा है, एक जैसा आंसर नहीं आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, 2 ऑप्शन वाले कौन कौन है? 2 को मार देते हैं, एगो नहीं तो एगो तो सही हो ही जाएगा। लेकिन क्या करिएगा, हमारा सीबीटी सिस्टम जो है उसमें एक बार क्लिक करिएगा ना तो एक ही लेगा, और दूसरा क्लिक करिएगा तो पहला वाला हट जाएगा, दोनों नहीं लेगा। हाँ, इसलिए एक ही। चलिए, बहुत बुद्धिमान छात्र लोग हैं, इसी को जीनियस कहते हैं ना। प्रतिभाशाली कहेंगे कि सृजनात्मक कहेंगे? प्रतिभाशाली कहेंगे। चलिए, ऐसे बुद्धि को प्रतिभाशाली कहेंगे।
येन केन प्रकारेण जीत हमारी। तो ये प्रतिभाशाली वाला बात। चलिए, हाँ, इसका डिस्कशन देख लीजिए क्या है भाई, ये क्या कह रहा है। बुद्धि जो होता है ना, देखिए थॉर्नडाइक ने पढ़ाया था, बताया था कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो इसमें से है ना, जो मूर्त बुद्धि होता है उसकी जो प्रकृति होती है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मूर्त बुद्धि का प्रकृति क्या होता है? ये स्थूल होता है। क्या होता है? मूर्त बुद्धि जो होता है ना वो स्थूल होता है। मूर्त बुद्धि जो होता है ना वो बुद्धि व्यावहारिक होता है। और जो मूर्त बुद्धि होता है वो बुद्धि क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अर्थात ये तीनों जो हैं, ये और ये किस बुद्धि को दर्शा रहा है? मूर्त बुद्धि के लिए ये तीनों वर्ड है। और ये जो है हमारा, ये क्या है? अलग ही एक है। इसको क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि। चलिए, बहुत लोग अब आंसर मार रहे हैं आंसर बताने के बाद। चलिए, वो तो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, वो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं? अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको इसमें पूछा क्या है? इंटरनल के बारे में, आंतरिक के बारे में देख लीजिए। हाँ, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी? तो हर बीमारी का एक इलाज, इनमें से सभी एंटीबायोटिक लगाना है, बोलिए। चलिए, सब लोग एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किए हैं। हर बीमारी का एक के इलाज नहीं, इनमें से सभी? पता नहीं, हो भी सकता है सही। पहले आंसर आने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। सी, डी, ए भी आया है, ए भी, बहुत सारा आंसर ए भी है। चलिए, छोटा क्वेश्चन है, देखिए। अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, है ना। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होते हैं जिसका संबंध जो होता है वो लक्ष्य प्राप्ति और लक्ष्य प्राप्ति के बाद तक भी होता है, उसी को हम इंटरनल कहते हैं, उसी को हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे भूख जब हम जन्म लेते हैं उस समय लगती है, और जब तक मरते नहीं है तब तक भूख लगती है ना। भूख, नींद, प्यास, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा है। प्रेम, और प्रेम के मतलब में, प्रेम के लिए कौन सा वर्ड है? प्यार। तो ये भी क्या है? आ गया आंसर। हाँ, ये प्रतिष्ठा जो है ना एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगा बाबू। ये पुरस्कार का आते जाते रहता है, क्या है? हाँ, ये सब ये बाह्य अभिप्रेरणा है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। हाँ, इनमें से सभी वाला थोड़ा हिसाब से मारा करिए, नहीं तो हर जगह इनमें से सभी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन? वाह, चलिए अगला क्वेश्चन। ओनली सी वाला बहुत अच्छे हैं, उनका कॉन्सेप्ट लेवल बहुत हाई है, ओनली सी वाले का। हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आया। देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? वाह, ये क्वेश्चन बहुत भी आया है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हाँ, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिएगा, एगो इनमें से सभी भी है।
क्या लग रहा है? सबका लगभग 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 आंसर आ ही गया है। चलिए इसको बताते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कहता है कि सीखने का आकलन अधिगम के उपरांत, अधिगम जब हम कर रहे होते हैं उसके बाद जब हम क्या बात है पिंकेश, वेलकम पिंकेश, वेलकम, हार्टली वेलकम, दिल से स्वागत आपका जुड़ने के लिए। चलिए सीखने का आकलन, का जब संबंध होता है तो ये जब भी होता है तो क्या होता है? सीखने के बाद होता है। इसका मतलब ये सही है। सीखने के लिए आकलन, ये के लिए है, इसका संबंध सीखने के दौरान होता है। जब हम कोई क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, योजना का निर्माण करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, या जो तैयारी हमारी होती है टीचिंग की, उस क्रम में जो होता है उसको हम लोग अधिगम, सीखने के लिए आकलन कहते हैं। ये भी हमारा सही है। आकलन के रूप में सीखना स्व आकलन प्रक्रिया के दौरान होता है। स्व आकलन जब हम कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं आकलन के रूप में सीखना। जिन लोगों ने डी ऑप्शन मारा था उन सभी का सही है। चलिए बहुत अच्छा, क्या बात। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा सूत्र उपयोगी नहीं है? शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत में अंतर होता है क्या? तो अभी हम लोगों से जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये सिद्धांत से नहीं है, सूत्र से है। कौन सा सूत्र जो है वो संश्लेषण विधि के संदर्भ में सही नहीं है, देखना है। आ गया आंसर, क्या बात। संश्लेषण है, और संश्लेषण में सब लोगों को पता है कि संश्लेषण में क्या होता है, ठीक है। संश्लेषण में क्या होता है बाबू? संश्लेषण में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात होता है। यहां क्या लिखा हुआ है? आ गया आंसर? तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, ये सब बहुत आ गया ना, सबका सही, एगो दूगो का गलत, बाकी सबका सही। चलिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आ गया है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक मुख्य आधार है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है हमारा, वो जो लाया गया है उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य आधार क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का। चलिए चलिए आंसर करिए। ये नहीं पूछा है कि गलत कौन है, मुख्य आधार पूछना, बताना है आधार जो है मेन क्या है, ये आपको चुनना है बाल केंद्रित का। बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, ये चीज जो है समावेशी शिक्षा के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? समावेशी शिक्षा के लिए होता है। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसमें कि आपको सभी के लिए शिक्षा की ही बात कर रही है ना। बाल अधिकार जो है ये बच्चों के अधिकार की चर्चा कर रही है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है व्यक्तिगत विभिन्नता। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है व्यक्तिगत विभिन्नता, और व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? व्यक्तिगत अंतर। इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, हाँ। तो बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, अर्थात आंसर हमारा क्या हो गया? व्यक्तिगत अंतर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबका आंसर आ ही गया था। चलिए बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आ गया क्वेश्चन, देखिए जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है? जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है? आंसर करिए, आंसर करिए आप लोग फटाफट। देखिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है ना हमारा एनसीएफ 2005 का है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर ए भी आ रहा है। चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करना। देखिए चार्ट आप दिखाइएगा तो दिखा करके बच्चे की समझ विकसित नहीं होगी। हाँ, है ना। और ये कहता है शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनाना, मॉडल बनाना, इससे भी जो है अवलोकन का ज्ञान बच्चे का नहीं होगा। विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां पर जल शुद्धि की जाती है। बच्चा वहां पर जाएगा, देखेगा ना कि वाटर प्यूरिफाई कैसे होता है, प्लांट देखेगा, मशीन देखेगा, ठीक है। तो अगर देखेगा तो उसको मूर्त अनुभव होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, तो वो ज्ञान उसका क्या होगा, अस्थायी होगा, कभी भूलेगा नहीं। तो ये बेस्ट आंसर है हमारा। पाठ्य पुस्तक ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे अधिक बढ़ावा देगा? सशक्त विद्यालय, ठीक है, अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में, मतलब सशक्त विद्यालय के अनुसार में अपने शिक्षक पर सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करेगा वो विद्यालय? चलिए काटना सीखिए, काटना सीखिए, क्या होगा? सबका आंसर तो लगभग लगभग आ ही गया है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, बार बार जो है उसको जांचने की प्रवृत्ति, ये तो नहीं होगा, ठीक है। स्मृति आधारित, याद पे आधारित, ये भी नहीं होगा। अनुशासित स्वभाव, ये भी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ये होगा, है ना। एक कंपटीशन का माहौल होगा, है ना, जिसमें व्यक्ति को, शिक्षकों को अपनी अपनी क्षमता को दिखाने का अवसर मिलेगा और वो अपनी क्षमता को बढ़ चढ़ के दिखाने का प्रयास करेंगे विद्यालय में कि आई एम द बेस्ट। नहीं, आई एम द बेस्ट कैसे? कंपटीशन करिएगा, प्रतिस्पर्धा करिएगा तब ना। ये बेस्ट आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कौन कक्षा में? प्राथमिक कक्षा में। देखिए पहला ऑप्शन है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना चाहिए, है ना। तो इससे कहानी सुनाने से, है ना, सकारात्मक वातावरण नहीं बन पाएगा केवल कहानी सुनाने से। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। बच्चा आए तो उसको गुड मॉर्निंग करिए, इससे सकारात्मक व्यवहार माहौल बनेगा, ठीक है। हाँ, अब बच्चा को आप गुड मॉर्निंग करिए, गुड मॉर्निंग बच्चों करते हैं ना। चलिए ये भी बेहतर आंसर नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन है विभेद नहीं करना चाहिए, बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये होगा आंसर बाबू, ये होगा।
इसको आप नहीं काट सकते हैं। ये समावेशी शिक्षा की ओर ले जा रहा है हमें और सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करा रहा है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ये तो क्या कह रहा है कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट रहा है। ये कह रहा है कि गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर, मतलब क्या, जैसा उनका समाज है उस तरह का ग्रुप बनाने का उनको छूट देना चाहिए। इससे क्या ये जो है सकारात्मक व्यवहार बनेगा? अरे वो तो फूट पड़ जाएगा, सब गुटबाजी शुरू हो जाएगा। समाज मिति के आधार पर समूह बनाएगा तो क्या होगा, गुटबाजी नहीं हो जाएगा? निगेटिव हो गया ना। आंसर हमारा क्या हो गया, 3 नंबर। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। है ना? हाँ, पहले तो यही आपका ये जो है ना, ये बहिष्करण वाला तो गया ही। उसके बाद का पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का जब चयन करते हैं तो वो पोर्टफोलियो में जिक्र किसका होगा, विद्यार्थी का कि गार्जियन का? तो गार्जियन वाला तो ये खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, और शिक्षक वाला भी क्या हो जाएगा, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, जो बच गया वो आंसर हो गया। सबका सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागी को। हाँ, जिनका सही आंसर आ रहा है उनका भी, और जिनका नहीं आ रहा है सही आंसर उनको भी धन्यवाद। प्रयास जारी रखेंगे, जंग जीत तक जारी रहेगी हमारी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। वह क्या कर रहा है? अभी अभी तुरंत ये क्वेश्चन हुआ है, इसी आज ही के सेशन में ये क्वेश्चन हुआ है। आप लोग आंसर करिए। टीचर क्या कर रहा है? कक्षा के कार्य को एकत्र करता है कक्षा के बीच में, और उसके बाद योजना भी बना लेता है और अगले पाठ के लिए बच्चे की आवश्यकता की भी चर्चा कर रहा है शिक्षक। वो क्या कर रहा है भाई? अब सीखने के दौरान में क्या था? सीखने के दौरान में क्या हो रहा था? सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। वेरी गुड, सीखने के लिए आकलन। जब सीखने के दौरान हो रहा है, सीखने के बीच में हो रहा है, तो सीधा सीधा उसका आंसर है सीखने के लिए आकलन। बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतर आंसर आप लोगों ने किया है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी करिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे, आंसर भेजिए। क्वेश्चन आ गया है, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। आंसर तो आ ही रहा है, सबका आ गया है। वाह, आ गया है आंसर, सब लोगों का आंसर आ गया है। जो लोग बचे हुए हैं जल्दी करिए। वाह, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए नवीन अवधारणा, नया ज्ञान, नया ज्ञान, नवीन अवधारणा की समझ बढ़ती है बच्चों में कब? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने से, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने से,
तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारा, है ना, नए प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये जो है सबसे बेहतर जो है वे है, तरीका है। ठीक है, सब लोगों को धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, आंसर करेंगे। इतना टाइम मत लीजिए, आगमन निगमन, चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। निगमनात्मक तर्कना है, सबका आ ही गया आंसर। चलिए ठीक है, हाँ निगमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य कि सामान्य से विशिष्ट, ये निगमनात्मक तर्कना है। नैया को आप लोग डुबा दीजिएगा क्या है? एक चीज जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, हाँ ये क्वेश्चन समझिए आउट क्वेश्चन है, इसलिए एकदम हाँ इसको गांठ बांध लीजिए। जब भी निगमन होता है तो निगमन जब भी होगा तो सामान्य से विशिष्ट होगा, और आगमन जब भी होगा तो विशिष्ट से सामान्य हो गया, बाकी चीज को भूल जाना है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइक भी करिए और शेयर तो जरूर करिए। कितना का भला होगा कुछ पता नहीं, एक नंबर से लोग लटक जाते हैं। अब क्वेश्चन जो हम लेकर के आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन जो है ना कई क्वेश्चनों का निचोड़ होता है, इसलिए जरूर शेयर करिए, लोगों में बांटिए, किसी का भला हो जाए तो क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। आ गया है आंसर, ए बी सी, सबका सब तरह का आंसर आया है। चलिए देखिएगा, निम्न में से क्वेश्चन पूछ रहा हमारा, निम्न में से कौन सी शब्दावली, ये शब्दावली है जो अभिप्रेरणा के संदर्भ में आंतरिक रूप से बदलाव की बात करती है। आंतरिक रूप से बदलना है, अर्थात आपने जब अभिप्रेरणा चक्र पढ़ा था तो अभिप्रेरणा चक्र के जो तत्व थे उसमें सबसे पहला तत्व क्या था, सबसे पहला तत्व याद करिए जल्दी, अभिप्रेरणा साइकिल पढ़े थे ना, मोटिवेशन साइकिल, पहला क्या था, आवश्यकता था, नीड था। बिना नीड का, बिना आवश्यकता का कोई काम नहीं होगा, अभिप्रेरणा नहीं होगा, है ना। हाँ, जब तक अंदर से नहीं भूख जगाइएगा तो ठेलगाड़ी को कितना दिन ठेलिएगा, भूख अंदर में जगाइए, जज्बा जगाइए, पढ़ने का ललक बच्चों में उत्पन्न करिए, बच्चा तो अपने पढ़ लेगा, सुविधा रहे या न रहे। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सुविधा था, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित थे ना, भूख था, उनका आवश्यकता था, तो उन्होंने काम किया, मिसाइल मैन तक पहुंचे नहीं। चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ था भाई, कौन कौन किए थे आवश्यकता, आवश्यकता कौन किए थे। चलिए देखते हैं, सी आंसर बहुत लोगों का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारा, देखिएगा
क्वेश्चन है डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्वेश्चन यह है, समझिए और आंसर करिए। डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। जब तक व्यक्ति जो है, ये भी एक तरह से आपको मोटिवेशन से ही क्वेश्चन है, जब तक व्यक्ति अंदर से प्रेरित नहीं होगा, जब तक व्यक्ति अंदर से प्रेरित नहीं होगा, तब तक जो है वह व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात अंदर से प्रेरित कब होगा? जब उसका संबंध भावात्मक होगा, जब उसका संबंध भावात्मक होगा। और इस तरीके से आंसर जो है हमारा बी नंबर, क्या बात है, आंसर बी नंबर आया। बहुत अच्छा आप लोगों का है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलिए सेशन को हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और 5-10 मिनट के बाद फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक आप इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हैं, लोगों में जरूर बताइए लोगों को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, तो कुछ फायदा हो जाएगा, आप ही को फायदा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फिर से हम लेकर के आ रहे हैं कुछ देर के बाद।